नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम अकेडमी में स्वागत है। अगर आपका लक्ष्य यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है तो आज का यह जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लोग हल करेंगे टॉप 50 हाई लेवल एमसीक्यू जो पिछले वर्षों के प्रश्नों और नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। हर प्रश्न के बाद कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा ताकि केवल उत्तर याद न रहे बल्कि पूरा विषय भी स्पष्ट हो जाए। मेरा एक छोटा सा चैलेंज है कि वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए बने रहिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि 50 में से कितने सही उत्तर दे पाते हैं। तो बिना समय गवाए अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। और हम लोग ये मतलब जो पूर्व निर्धारित जीके जीएस का चैप्टर और सिलेबस है इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। फिर जब ऑफिशियली आ जाएगा उसके बाद हम लोग उसको उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो अंजू एग्जाम अकेडमी से आप लोग ज्वाइन जरूर होइएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची का मुख्य संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से, आधिकारिक भाषाएं से, केंद्र राज्य संबंध से, निर्वाचन आयोग से। बताइए। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का मुख्य संबंध किससे है? तो आधिकारिक भाषाएं से है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं का संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 2 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में, 1761 में, 1764 में, 1765 में। बताइए। प्रश्न नंबर 2, कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? जो बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम सिराजुद्दौला और तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उनके राजनीतिक प्रभुत्व को मजबूत कर दिया था। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में, पुष्प में। बताइए। प्रश्न नंबर 3 किस में होती है? तो पत्ती में होती है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी हरे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से हरे पत्तियों में होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक वर्ण पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का मतलब किस गैस को ग्रहण किया जाता है और किस गैस का उत्सर्जन किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, बिंद, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। बताइए। तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली है और यह इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। यह विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है और जो भारत का राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पर, जो अरावली पहाड़ी का ही भाग है, रायसीना पहाड़ी। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 51A में। बताइए। तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 39D में, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन ए सही होगा। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39D के अंतर्गत दिया गया है। इसका उद्देश्य है समान कार्य करने वाले स्त्री और पुरुष को समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 71, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74। प्रश्न नंबर 6 तो कौन होगा? अनुच्छेद 71। ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेह एवं विवादों का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। प्रश्न नंबर 7 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्रपाल ने, लाला लाजपत राय ने। बताइए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोले हैं। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के लिए दिया था। इस नारे ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और जन समर्थन प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 8 है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रियाएं कहाँ पूरी होती हैं? मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। बताइए।
मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रियाएं कहाँ पूरी होती हैं? तो कहाँ होती हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत में जो मानव शरीर की पाचन की अधिकांश प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और छोटी आंत में ही यकृत से आने वाला पित्तरस, अग्नाशय रस और आंत्र रस मिलकर भोजन का अधिकांश पाचन पूरा करते हैं और पचे हुए पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण भी होता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या लद्दाख का पठार? बताइए। प्रश्न नंबर 9। तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध का वर्णन किया गया है? भाग 16 में, भाग 17 में, भाग 18 में, भाग 19 में? बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? भाग 18 में। ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद भाग 18 रहेगा, लेकिन अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग 8 रहेगा, लेकिन अनुच्छेद 352 से 60 के बीच में रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या होगा? 368। 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का शक्ति प्रदान किया गया है। संविधान के सभी प्रावधान एक समान प्रक्रिया में संशोधित नहीं होते। कुछ के लिए विशेष बहुमत और कुछ मामलों में राज्य की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 12 है, आलमगीर अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की, मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी की, शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी की, और मीर कासिम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की? बताइए। प्रश्न नंबर 12। तो किनके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा। और अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1797 को हुई थी। कब हुई थी? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने पूर्व से प्राप्त व्यापार सुविधाएं पुनः प्रदान की गई और यह संधि प्लासी के युद्ध से पहले महत्वपूर्ण घटना थी। प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, मेलियस, इनकस या फीमर? बताइए। प्रश्न नंबर 13। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? स्टेप्स। ऑप्शन ए सही है। और स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? तो यह कान के साथ एक सूक्ष्म हड्डी है। यह ध्वनि तरंगों के कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे सुनने की प्रक्रिया संभव हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा? बताइए। प्रश्न नंबर 14। तो कौन है? नर्मदा। ऑप्शन सी होगी। नर्मदा जो है यह अरब सागर में गिरती है और महानदी, गोदावरी और कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी भारत से पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर के खंभात खाड़ी में गिरती है। अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545, 550, 552, 560? बताइए। 15 नंबर का प्रश्न। तो कितना होगा? 552। ऑप्शन सी सही होगा। यानी जो संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के अधिकांश सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। इसमें राज्यों की अधिकतम 530, केंद्र शासित राज्यों की अधिकतम 20 तथा मूल प्रावधान के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। और 104वें संविधान संशोधन 2020 के बाद आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान समाप्त हो चुका है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226? बताइए। प्रश्न नंबर 16।
तो कितना होगा? अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी सही होगा। यानी अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार देता है। इसे अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण जैसी रीटें जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 17, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1905 में, 1911 में, 1913 में, 1919 में। प्रश्न नंबर 17, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1913 में की गई थी, ऑप्शन सी सही होगा। और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा किया जाता है? यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा, वृक्क। प्रश्न नंबर 18, तो किसमें? अग्न्याशय में किया जाता है, अग्न्याशय से। यानी इंसुलिन अग्न्याशय की लंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और यह रक्त के ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा कोशिकाओं को ग्लूकोज ग्रहण करने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है? नाथुला, रोहतांग, जोजिला, सिपकिला। बताइए प्रश्न नंबर 19, तो कौन सा होगा? जोजिला, ऑप्शन सी सही होगा। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है और जोजिला श्रीनगर के कारगिल और लेह से जोड़ता है, जो वही है। यह हिमालय का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच सड़क संपर्क की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी का पद वर्णित है? अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 165 में। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी का पद वर्णित है? किसमें है? अनुच्छेद 76 में। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही होगा। जो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं तथा सरकार को विधिक मामलों में सलाह देते हैं। प्रश्न नंबर 21 से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 37 में। बताइए प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन बी सही होगा। और अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयुक्त राज्य शब्द की परिभाषा देता है और यह वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य के लिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक के उपलब्धियों का वर्णन करता है? जो इलाहाबाद स्तंभ है किस शासन की उपलब्धियों का वर्णन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। बताइए प्रश्न नंबर 22, तो किसका? समुद्रगुप्त का, ऑप्शन बी सही होगा। यानी जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त की विजेताओं और उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। यह गुप्तकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 23 है, मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, हृदय में। बताइए प्रश्न नंबर 23, तो कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है, ऑप्शन बी सही होगा। वयस्क मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। यह प्रक्रिया को होमोफोसिस कहते हैं। मतलब किस प्रक्रिया को? जब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तो इस प्रक्रिया को होमोपोएसिस कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी नदी है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा। बताइए प्रश्न नंबर 24, तो भ्रंश घाटी में कौन बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो नर्मदा दिया है, ऑप्शन सी होगी। भ्रंश का कारण बनी घाटी में बहने, मतलब भ्रंश के कारण बनी घाटी में बहने वाली नदी को भ्रंश नदी घाटी कहते हैं और नर्मदा नदी भ्रंश और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बनी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए इसे भ्रंश घाटी नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच में भ्रंश घाटी में जाती है? बिंद और सतपुड़ा। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। प्रश्न नंबर 25,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? प्रश्न नंबर 25। तो किसमें? अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड स्थगन, दंड लघुकरण, दंड परिवर्तन आदि की शक्ति प्राप्त है। इन शक्तियों का प्रयोग विशेष रूप से केंद्रीय कानूनों तथा मृत्युदंड से संबंधित मामलों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 356। प्रश्न नंबर 26। तो कौन सा है? अनुच्छेद 213। इस जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का प्रस्ताव कानून के समान होता है, लेकिन विधानमंडल में पुनः सत्र प्रारंभ होने के बाद उसे निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 27 है, होम रूल आंदोलन भारत के किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1905 में, 1916 में, 1919 में, 1920 में। प्रश्न नंबर 27 कब किया गया था? तो होम रूल भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रश्न नंबर 27 तो 1916 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। और होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए भारत को स्वशासन दिलाना था। मानव शरीर में सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? ए को, बी को, एबी को, ओ को, ओ नेगेटिव को। प्रश्न नंबर 28 किसको कहा जाता है? ओ को, ओ नेगेटिव को। ऑप्शन डी सही होगा। रक्त ओ नेगेटिव समूह लाल रक्त कणिकाओं पर ABC तथा RH तीनों प्रकार के प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आपातकालीन स्थिति में रक्त अधिकांश व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। इसी कारण इसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? गुजरात, झारखंड। कौन सा सही होगा बताइए? गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा। तो जो उड़ीसा राज्य है इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा? आइए जान लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये गुजरती है और उड़ीसा से यह नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 338। प्रश्न नंबर 30 का बताइए उत्तर कौन सा सही होगा? तो कौन होगा? अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, यानी यह लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123। प्रश्न नंबर 31 तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में भारतीय संविधान में संसद की संयुक्त बैठक यानी जब किसी साधारण विधेयक पर, देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है 108 में। जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। प्रश्न नंबर 32, लाहौर षड्यंत्र मुख्यतः किन क्रांतिकारियों से संबंधित है? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन बी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन डी है विनायक दामोदर सावरकर और मदन लाल धिंगरा। प्रश्न नंबर 32 तो कौन है? भगत सिंह और राजगुरु एवं सुखदेव। ऑप्शन बी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर ब्रिटिश अधिकारी JP सॉन्डर्स की हत्या और क्रांतिकारी गतिविधियों का आरोप लगाया था। इसी मुकदमे में तीनों को मृत्युदंड दिया गया था। मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? अग्न्याशय, पित्ताशय, यकृत, छोटी आंत। प्रश्न नंबर 33 तो क्या होता है? यकृत में, लिवर में पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, जबकि इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। यानी इसका बनना यकृत में होता है और यह संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ता वसा के पाचन में सहायता करता है, लेकिन इसमें कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना कहलाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और तीस्ता। प्रश्न नंबर 34 बताइए। तो वो है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यांगरलुप त्यांगसपो के नाम से नाम से बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इसे, और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यारलुंग त्यांगसांगपो नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे जमुना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है? क्या दिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145। प्रश्न नंबर 35 तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन सी सही होगा। यानी यदि किसी विधेयक या लोक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय अवश्य लगे तो वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और न्यायालय अपनी राय राष्ट्रपति को देता है, जिसे परामर्शात्मक मत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87। प्रश्न नंबर 36 बताइए। तो वो अनुच्छेद है 85, ऑप्शन बी सही होगा। यानी जो अनुच्छेद 85 है के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं, और यह कार्य सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, अभिज्ञान शकुंतलम का रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति और अश्वघोष। बताइए। प्रश्न नंबर 37 तो कौन है? कालिदास है, ऑप्शन बी सही होगा। अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है, जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी। यह महाभारत की शकुंतला कथा पर आधारित है और संस्कृत नाट्य साहित्य की श्रेष्ठ कृति में गिनी जाती है। कौन? अभिज्ञान शकुंतलम। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम। प्रश्न नंबर 38 तो कौन सा है? आयरन। आयरन मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख तत्व है। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बंध बनाकर उसे फेफड़े में से शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है और एनीमिया हो सकता है। प्रश्न नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र कहाँ स्थित है? सुंदरवन, लक्षद्वीप, चिल्का झील और कच्छ का रण। प्रश्न नंबर 39 बताइए। कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में है भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति समूह, जिसे एटाल द्वीप भी कहते हैं। यानी लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वारा निर्मित एटाल द्वीप है, और भारत में सबसे विस्तृत प्रवाल भित्ति यहीं पाई जाती है, और प्रवाल भित्ति समुद्री जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 40 से, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के, सर्वोच्च न्यायालय के। तो वह राष्ट्रपति के समक्ष मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। अनुच्छेद 51 के अनुसार सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, जहां उनकी लोक लेखा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 324। बताइए। प्रश्न नंबर 41 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और यूपीएससी केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करती है। प्रश्न नंबर 42 है, एन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी और अमर खुसरो। बताइए। प्रश्न नंबर 42 एन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, ऑप्शन ए सही है। एन ए अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित गई है, और अकबरनामा का तीसरा भाग है। कौन? एन ए अकबरी। इसमें अकबर की शासन, प्रशासन, सेना, राजस्व व्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। प्रश्न नंबर 43 तो कौन है? विटामिन डी है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? बुलर, सांभर, चिल्का, पुलिकट। प्रश्न नंबर 44 कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है?
तो यह उड़ीसा में स्थित है। यह सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। इसमें समुद्री और मीठे पानी का मिश्रण होता है, इसलिए इसे ब्रैकिस झील कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? प्रधानमंत्री के, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के, न्यायवादी के, राज्यपाल के। प्रश्न नंबर 45, तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही होगा। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका उद्देश्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280। प्रश्न नंबर 46 कौन सा है? अनुच्छेद 263। ऑप्शन सी सही होगा। यानी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। इसका उद्देश्य राज्यों तथा केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का विचार करना, समन्वय स्थापित करना तथा साझा हितों से जुड़ी विषयों पर परामर्श देना है। प्रश्न नंबर 47 है, बेसिन की संधि वर्ष 1802 में किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, टीपू सुल्तान और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, रणजीत सिंह और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, या सिराजदौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में? बताइए। प्रश्न नंबर 47, बेसिन की संधि किनके बीच में हुई थी? तो यह 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन ए सही है। यानी 31 दिसंबर 1802 को हुई बेसिन की संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की। इसमें मराठा संघ की एकता कमजोर हुई और अंग्रेजों का प्रभाव मराठा राजनीति पर बढ़ गया। प्रश्न नंबर 48 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? वृक्क, यकृत, फेफड़ा, अग्न्याशय। प्रश्न नंबर 48, तो कौन है? यकृत। ऑप्शन बी सही होगा। शरीर में प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया बनता है और जो विषैला होता है यकृत इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। इसके बाद वृक्क यूरिया को रक्त से छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बताइए। प्रश्न नंबर 49, तो कौन सा राज्य है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल सीमा 9 राज्यों से लगता है। कौन कौन? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तथा नेपाल से भी मिलता है। इसलिए सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए, आज का ये रहा अंतिम प्रश्न। दोस्तों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा, ठीक है। और कोई कमी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 141। प्रश्न नंबर 50, तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनमें संबंधित मूल प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार यूपीटी, जीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4, जीके, जीएस, प्रैक्टिस सेट 2 क्वेश्चंस 150 तक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट पार्ट कल फिर हम लोग देखते हैं। और 50-50 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया जा रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में अपना स्कोर कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और इन प्रश्नों में से सबसे कठिन कौन सा प्रश्न लगा उसका नंबर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और पीडीएफ नोट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस टेट के लिए मेरे अंजू एग्जाम अकेडमी को फॉलो करिए। कंसेप्ट क्लियर, स्मार्ट प्रिपरेशन, श्योर सक्सेस। थैंक यू।